हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 3 का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, एटम को आखिर कौन सी वजह पकड़ती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, मतलब एटम क्यों बांड बनाते हैं, आखिर ऐसी कौन सी मौत पड़ जाती है कि एटम को बांड बनाना पड़ता है। इसका सादा सा कुरिया ये है कि दुनिया में हर चीज चाहती है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। इंसान चाहता है मैं स्टेबल हो जाऊं, मेरे पास अच्छी नौकरी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो और अच्छी बीवी भी हो। और इसके अलावा परिंदे भी चाहते हैं कि हम अच्छा घोंसला बनाएं ताकि हमारे बच्चे, हम अंडे दें तो उसमें से अच्छे खूबसूरत बच्चे निकलें और अच्छी जिंदगी गुजारें। जानवर भी चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा खाना हो, अच्छा घर हो। इवन दो के नॉन लिविंग थिंग भी ये ख्वाहिश रखती हैं कि हम स्टेबल हो जाएं। बारिश बरसती है तो पानी जो पहाड़ पे पड़ता है वो सीधा नीचे आता है फौरन, खुद ब खुद, हम उसे कुछ नहीं कहते, वो सीधा सीधी जमीन पे आता है, स्टेबिलिटी की तरफ भागता है। तो एवरीवन इन दिस वर्ल्ड वांट टू अचीव स्टेबिलिटी, हर चीज इस दुनिया में स्टेबल होना चाहती है। तो एटम भी क्या चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं। तो अब एटम कैसे स्टेबल होंगे? एटम उस वक्त स्टेबल होंगे जब उनके आखिरी शेल मुकम्मल हो जाएंगे। अब आखिरी शेल मुकम्मल क्यों करना चाहते हैं एटम? इसलिए आखिरी शेल मुकम्मल करना चाहते हैं कि जिनका आखिरी शेल मुकम्मल होता है वो चीज स्टेबल होती है एटम की दुनिया में। अब एलिमेंट जो हैं पीरियोडिक टेबल के, क्या उनमें कोई ऐसे एटम्स हैं, ऐसे एलिमेंट हैं जो स्टेबल हैं? जी हाँ, बिल्कुल। नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, यही हैं नोबल गैसेस जो कि स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि इनके आखिरी शेल मुकम्मल हैं। तो हर एटम ये चाहता है कि मैं अपने आप को नोबल गैसेस जैसा बना लूं। इस केस के लिए उसे, इस केस में फॉल करने के लिए एटम को या तो इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है या इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है या इलेक्ट्रॉन शेयर करना होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर करते हैं तो वो अपने आखिरी शेल को मुकम्मल कर लेते हैं और वो अपने आप को अपने पीरो मुर्शिद यानी नोबल गैसेस जैसा बना लेते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो उनकी एनर्जी लो हो जाती है। तो ये बात है, इसलिए बनाते हैं एटम बॉन्ड। तो ये बात मैंने लिखी है। कैसे लिखी है? क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसमें पहला टॉपिक ही यही है कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ये वजह सारी लिख दी जो मैंने बोली, और हम इसे डिटेल से भी समझेंगे तो फिर हम इसकी तरफ आएंगे। तो आइए चलते हैं देखने कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो प्यारे बेटे, हमारे पास एक लफ्ज़ है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जिन्हें हम शरीफ गैसेस कहते हैं, ये होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रीडॉन, ओगानिसॉन, ये। और इनके एटॉमिक नंबर मैं आपके सामने लिखता हूँ। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसके पास होता है 10, इसमें होता है 18, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 36, इसके बाद होते हैं 54, इसके बाद होते हैं 86 और इसके पास होते हैं 1118 यानी 118। तो ये नोबल गैसेस हैं, इन्हें शरीफ गैसेस कहा जाता है। ये इनर्ट गैसेस हैं, ये रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट गैसेस हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती। क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। अब मेरे बेटे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दो तरह की होती है, एक होती है शेल में, एक होती है सब शेल में। अब सर जी, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती क्या है? देखिए भाई, न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शेल में कैसे रहते हैं और किस शेल में कितने रहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, तो ये शेल में अलग तरह से होती है, सब शेल में अलग तरह से होती है। क्योंकि हमारे कोर्स में अभी तक सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, मगर पिछले चैप्टर में बूहर एटॉमिक मॉडल में मैंने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को समझाने की कोशिश की है। तो मैं वही शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लेकर आज का टॉपिक आपको समझाना चाहूंगा। तो मेरे बेटे, हीलियम जो है, इसमें जो शेल है, वैसे तो हमें पता है कि शेल्स जो होते हैं वो 4 तरह के हैं, K, L, M और N। और ये भी हमें याद रखना होगा कि जो K शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, मैक्सिमम, और L में मैक्सिमम 8 और M में मैक्सिमम 18 और N में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। तो बॉयज एंड गर्ल्स,
अब देखना हीलियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो वो k शेल में ही आएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। और नियॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, और वो पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और L यानी दूसरे शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। अच्छा, फिर आर्गन की बात करते हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल M में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 8 और 8 16 और 2 18 हो गए। ठीक है, अब जरा गौर फरमाएं, मैंने इन तीन नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है, तो बाकी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो 9th क्लास का है, तो हम छोटे लेवल पे बात करेंगे। तो इधर से ही हम बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखें भाई, K है ना, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉनों की जगह है तो 2 आ गए, इसका मतलब K शेल मुकम्मल हो गया। अब हीलियम है, हीलियम का एटम होता है कुछ इस तरह से, ये देखिए, ये पहले शेल, पहला न्यूक्लियस है और ये उसके बाद शेल है। शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो हीलियम है ना, हीलियम उसका पहला शेल ही आखिरी शेल है। एक ही शेल होता है हीलियम में, क्योंकि उसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वो पहले शेल में समा गए। अब पहला शेल ही आखिरी शेल है, वैलेंस शेल है, तो ये मुकम्मल है। क्यों? क्योंकि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इधर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये मुकम्मल शेल है। तो इसका मतलब हीलियम क्या है? हीलियम कहता है मैं स्टेबल हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास पूरे हैं इलेक्ट्रॉन, मेरा आखिरी शेल पहला शेल है और पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो मेरे पास हैं पड़े। आगे चलते हैं, उसके बाद जरा नियॉन को देखते हैं। नियॉन को, ये न्यूक्लियस है नियॉन का, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद पहला शेल है नियॉन का, दूसरा शेल है नियॉन का, मैं लिख देता हूं ये है नियॉन। अच्छा, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, तो मेरे बेटे पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। पहले में 2, दूसरे में 8, 2, ये 4, ये 6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तो पहला शेल तो मुकम्मल है। दूसरा जो है वो वैलेंस शेल है। सर आप बार बार ना वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, ये वैलेंस शेल क्या होता है? मेरे बेटे, किसी भी एटम का जो आखिरी शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, उसको वैलेंस शेल कहते हैं। तो इस नियॉन का दूसरा शेल आखिरी शेल है, तो यही इसका वैलेंस शेल है। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं और हमें पता है कि जो दूसरा शेल है यानी एल शेल, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो जब 8 आ गए तो ये एल शेल मुकम्मल हो गया। जब आखिरी शेल मुकम्मल हो गया तो एटम क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो नियॉन स्टेबल है। फिर आर्गन की बात करते हैं। आर्गन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 हैं, तीसरे शेल में भी 8 हैं। सर जी, तीसरे शेल में तो 18 होने चाहिए, तब जाके तीसरा शेल मुकम्मल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर ठहर जाओ, काम की बात मैं आपको बताता हूं। ये बात तो दुरुस्त है कि किसी भी एटम का जो आखिरी शेल है, अगर वो मुकम्मल हो जाए तो वो एटम स्टेबल हो जाता है। मगर इसके अलावा स्टेबिलिटी के लिए 2 रूल्स पेश किए गए थे। जैसे हम मुसलमान हैं तो हम पढ़ते हैं कलमा। अगर हम कलमा पढ़ लें तो उसके बाद हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं अपनी लाइफ में। हाँ, उसके बाद हम मुसलमान हैं तो हम रूल्स फॉलो करेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, हम स्टेबल रहेंगे। तो इसी तरह एटम्स के स्टेबिलिटी के लिए भी कुछ रूल्स पेश किए गए थे। एक था डुप्लेट रूल और एक था मेरे बेटे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ठीक है। मैं पहले डुप्लेट रूल की बात करता हूं। मैं लिखता हूं अटेनिंग ऑफ, ये डुप्लेट रूल की डेफिनेशन है, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएं तो वो क्या हो जाता है? मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आगे देखें। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो हम उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। अब जो भी एटम डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा और ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा वो स्टेबल हो जाएगा। अब बात यह है कि डुप्लेट रूल को कौन फॉलो करता है? डुप्लेट रूल को हर एटम फॉलो करता है, ठीक है, मगर ऑक्टेट रूल को हर एटम फॉलो नहीं करता। अब देखें, हीलियम है, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उसका पहला शेल ही आखिरी शेल है, तो उसका डुप्लेट रूल पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन है, न्यूक्लियस, पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन का एटम है। तो हाइड्रोजन का जो पहला शेल है यही उसका आखिरी शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको 1 मिल जाए तो इसका भी क्या हो जाएगा? डुप्लेट पूरा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं। अपने पहले शेल में, जो कि इनका आखिरी शेल है, में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं और डुप्लेट रूल को मानकर स्टेबल हो जाते हैं।
अच्छा, बात करते हैं ऑक्टेट रूल की। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। देखें भाई, ये जो नियॉन है इसका पहले शेल में तो आ गए 2, दूसरे में आ गए 8, अब दूसरा ही आखिरी है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसने कौन सा रूल फॉलो किया? डुप्लेट रूल फॉलो किया और वो स्टेबल हो गया। आर्गन की बात करें तो पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब एम में मैक्सिमम 18 की जगह है, मगर इस वक्त कितने मौजूद है? 8, और m आखिरी शेल है और आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इसका मतलब इस आर्गन ने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया है, तो वो स्टेबल हो गया है। ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाला एटम भी क्या होता है? स्टेबल होता है। समझ आ गई? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। तो अब इनको समझने के बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है बाकी एटम्स की ये ख्वाहिश है कि वो अपने पीर और मुर्शिद जैसे, यानी हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन जैसे हो जाए। इसके लिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल पेश करूंगा। पहली एग्जाम्पल जो मैंने आपको पेश करनी है ना मेरे बेटे, वो है सोडियम की। देखें, सोडियम है Na, इसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं इसकी तरतीब बनाता हूं, कन्फिग्रेशन। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा, स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। ये है सोडियम का एटम। ठीक हो गया। न्यूक्लियस के बाद है पहला शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी शेल में मेरे बेटे होते हैं कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अच्छा, अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये जो सोडियम है ना, सोडियम, इसका आखिरी शेल है M। अब M में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये स्टेबल होना चाहता है सोडियम, तो इसको अपने आखिरी शेल में ऑक्टेट रूल यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होंगे। अब इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा। हाँ, ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ दे, ये M में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो फिर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकता है। कैसे? मैं बताता हूं। होता क्या है, सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जैसे ही सोडियम ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर K 2 इलेक्ट्रॉन, L 8 इलेक्ट्रॉन, और M, अब M आप लिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन होता है तो शेल माना जाता है, जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो शेल भी नहीं माना जाता। तो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, वो लूज होने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, बाहर निकल आया, ये बाहर निकल आया 1 इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब आप देखें कि सोडियम के आखिरी शेल कौन सा बन गया? अब दूसरा शेल सोडियम का आखिरी शेल बन गया, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8, और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना इस बात का प्रूव है कि एटम स्टेबल है। मैं स्ट्रक्चर भी शो करवाता हूं आपको। ये सेंटर में न्यूक्लियस है, पहला शेल है, दूसरा शेल है। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरा शेल भाईजान, उसका इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया, वो तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, वो तो जो है ना इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो तीसरा शेल भी क्या हो गया? खत्म हो गया। ओके, अब ये क्या है? ये सोडियम का आयन है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये अब किससे मिलता जुलता है? इसने अपने आप को किसके जैसा बनाना चाहा था? इसने अपने आप को नियॉन जैसा बनाना चाहा। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, Na पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। सर आपने तो यहाँ 11 लिखे हुए हैं। भाई लिखेंगे 11, मगर इस पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है? 11 में से 1 चला गया, तो टोटल कितने बच गए? Na पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन। अब K में 2, L में 8, K में 2, L में 8। तो सोडियम ने अपने करीबी नोबल गैस जैसा अपने आप को बनाया है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। जी, मैंने यहां पे लिखा है दे डू दिस by either transferring or sharing electrons to attain nearest noble gas electronic configuration। जो एटम होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, और ताकि वो अपने करीबी नोबल गैस जैसे बन जाएं। तो सोडियम अब क्या है? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और उसने अपने आप को नियॉन जैसा बना लिया। नियॉन जैसा बनाने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा? अब सोडियम स्टेबल हो गया है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल एलिमेंट जैसी हो गई है। अब जरा दूसरे पहलू से बात करते हैं, हम क्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरीन में टोटल होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। 8 और 2 हो गए 10, बाकी तीसरे में कितने बचेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन का जो आखिरी शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन कहता है खुदा का वास्ता है, कोई तो बंदा हो ना, कोई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे।
मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम कहता है घबराते क्यों हो, यही इलेक्ट्रॉन जो मैंने छोड़ा था मेरे भाई, तुम यही इलेक्ट्रॉन ले लो, तुम यही इलेक्ट्रॉन गेन कर लो। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है क्लोरीन, और वो फिर क्लोरीन से क्लोराइड आयन बन जाता है जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बदल जाएगी। अब K में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब M आखिरी शेल है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद तो M जो है वो स्टेबल हो गया है, आखिरी शेल स्टेबल हो गया है। मैं बताऊं आपको इसने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो किया है, इसने आर्गन जैसा खुद को बनाया है, 2 8 8 2 8 8। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, आर्गन के पास 18 होते हैं, तो एक गेन किया। किससे गेन किया? सोडियम ने इसको दिया, और ये इस तरह से अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आया और स्टेबल हो गया। अगर आप चाहें तो इसका एटम भी ड्रा कर सकते हैं कि ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरे शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और ये 7। ठीक है, अब अगर जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, किसको? क्लोरीन के एटम को, तो अब ये बन जाएगा पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो ये है उसका एटम का स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। ओके सर, अब आगे बताएं हमें, अब होगा क्या? अब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आया और स्टेबल हो गया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्लोराइड आयन बन गया और वो भी स्टेबल हो गया। अब आप देखें, कुदरत का असूल है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो अकेले नहीं रह सकते। तो वो एक शेर है कि महफिल में बार बार उन पर नजर पड़ी, महफिल में बार बार उन पर नजर पड़ी, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई, उनकी नजर में कोई तो जादू जरूर था, जिस पर पड़ी उसी के जिगर तक उतर गई। अट्रैक्शन। अब सोडियम अकेला नहीं रह सकता, अब सोडियम अकेला रह ही नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन भी अकेला नहीं रह सकता, क्लोराइड आयन। तो ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलके जुड़ के अट्रैक्शन डेवलप कर लेंगे जिसे आयोनिक बॉन्ड कहेंगे, जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। हमने आगे डिटेल भी पढ़नी है। तो सोडियम का कोई नहीं था इरादा कि मैं बॉन्ड बनाऊं, ना ही क्लोरीन का इरादा था बॉन्ड बनाने का, उनका इरादा था हम स्टेबल हो जाएं। तो स्टेबल होने के चक्कर में वो ले दे बैठे। आप बताऊं तुम्हें बात एक राज की, चांद भी अपनी पूरी जवानी पे था, दिल में तूफान था एक अरमान था, चांद भी दिल में तूफान था एक अरमान था, चांद भी खो गया उसकी आगोश में, उफ ये क्या हो गया, जोश ही जोश। इनका क्या हुआ इन बेचारों के साथ? ये बेचारा इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने की ख्वाहिश में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्लोरीन ने गेन कर दिया, और लूज और गेन करने के बाद इन पर जब चार्ज आए तो मजबूरी बन गई इनकी आपस में एक दूसरे से जुड़ना, मजबूरी हो गई। अब ये जुड़ गए, अब बॉन्ड बन गया, समझ रहे हैं ना? अब जब बॉन्ड बना तो ये स्टेबल हो गए, इनकी एनर्जी भी लो हो गई। जो स्टेबल हो जाए ना चीज़, उसकी एनर्जी लो हो जाती। ओके, यस सर। एक और बात आपको बताता हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन है ना हमारे पास, हाइड्रोजन, इसके पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि K में एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन कैसे स्टेबल होगा? 2 तरीके हैं। या तो हाइड्रोजन जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर H पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब जो है ना ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव इसके साथ जुड़ सकता है। दूसरा तरीका ये है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन कोई इसको दे दे तो हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसे बोलेंगे हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। तो अब हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, यानी ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। अगर बाहर से कोई और चीज़ इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये बाहर से आया तो H के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हाइड्राइड आयन कहते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। या तो इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा, या फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को किस जैसा बना लेगा? अपने दोस्त हीलियम जैसा। ये वाला केस भी होता है, ये वाला केस भी होता है। एक और केस भी है
जिसे शेयरिंग कहते हैं। ये तो लूज और गेन हो रहा है ना, शेयरिंग से भी स्टेबिलिटी गेन की जा सकती है। मैं आपको बताता हूं वो कैसे। देखें मेरे पास है ना ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक, ये इसके पास पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट साइड पे एक और हाइड्रोजन का एटम है, ये भी उसके पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अब ये वाला हाइड्रोजन इसे कहता है कि तुम ना, ये वाला हाइड्रोजन इसे कहता है अय हाइड्रोजन तुम अपना ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो ताकि मेरा डुप्लेट पूरा हो जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं। ये वाला हाइड्रोजन कहता है बेवकूफ, मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मैं तुझे दे दूं तो मैं कहां जाऊं, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर तुम मुझसे बॉन्ड बनाओगे। ये कहता नहीं मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं तो नॉन मेटल हूं। अच्छा खैर मैं आगे नहीं जा रहा डिटेल में, मैं सिंपल बात समझाना चाहता हूं। होगा ये कि ये इसको कहता है, ये इसको कहता है यार तू मुझे दे दे, यार तू मुझे दे दे। फिर काफ़ी देर की बहस के बाद इन दोनों में दोस्ती तय पा जाती है। ये एटम इस एटम को कहता है, ये एटम इस एटम को कहता है कि हम और तुम एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि हमारा जो हिस्सा है वो एक दूसरे में मर्ज हो जाए। यानी कैसे, यानी मैं बताता हूं, ये वाला हाइड्रोजन यहां पर आ जाता है, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन इसके इतने करीब आ जाता है कि इसका शेल इसके शेल में घुस जाता है। तो मैं इधर एक गज़ल मुझे याद आ रही है, वो कहता है कि ले मिट्टी की एक कली उसके दो बुत बना, एक बुत तेरा एक बुत मेरा, फिर बुत शिकन बन के तोड़ डाल दोनों बुतों को, फिर ले मिट्टी गूंद उसको पानी से, अब उसके दो बुत बना। अब तेरे वजूद का कुछ हिस्सा मेरे वजूद में और मेरे वजूद का कुछ हिस्सा तेरे वजूद में, है दुनिया की कोई ऐसी ताकत जो तुझे मुझसे जुदा कर सके। अब ये क्या हुआ है सर जी? सर जी ये शेयरिंग हो गई है, इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। देखो मैं समझाता हूं, आप इस हाइड्रोजन पे हाथ रखें, इस हाइड्रोजन को देखें तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये ग्रीन वाला और ये रेड वाला, दोनों इसके अंदर हैं। तो इसका मतलब इसका जो डुप्लेट है वो पूरा हो गया। अब आप इस पे हाथ रखें तो ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रीन वाला और रेड वाला इस हाइड्रोजन के अंदर हैं, तो ये वाले का भी डुप्लेट पूरा हो रहा है, इसका डुप्लेट भी क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। दोनों ने शेयरिंग कर ली, इससे बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, ये बॉन्ड बन गया ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाया। ठीक है मेरे बेटे, तो आज के लेक्चर की जो आखिरी बात है वो है हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। देखिए मेरे बेटे, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 1A है, ग्रुप 2A है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो पढ़ाई हुई है। पीरियोडिक टेबल मेरे लेक्चर ऑलरेडी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद, ये हो गया। उसके बाद बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रे, ठीक है ये। अच्छा ये जो पहला है ना, ये इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन के अलावा ये सारी नीचे वाली ये कहलाती हैं अल्कली मेटल्स। अच्छा, इनके ग्रुप का नंबर क्या है? 1A। जो ग्रुप का नंबर होता है वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रुप का नंबर 1 है तो इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। फिर इनको देखें, ये सेकंड वाले, इनको बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अल्केलाइन अर्थ मेटल। इनका ग्रुप नंबर 2 है तो इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इनके आखिरी शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। अच्छा अब ज़रा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम ग्रुप नंबर क्या नाम है 6A और ग्रुप नंबर 7A की बात करते हैं। 6 में होता है ओ, सस्सी, तेरा, पुन्नू, और 7 में होता है फर्रा, कल, बाहर, आई, अतीक के साथ। अच्छा ये छठे ग्रुप में है तो इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ये 7वें ग्रुप में है तो इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। अब जरा समझना, इनके आखिरी शेल में 2 हैं बेटा, जानी जिसके आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा लूज करते हैं, और जिनके आखिरी शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, और जिनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अक्सर शेयर करते हैं। ये मैक्सिमम ये चांस होता है
इसके अलावा भी हो सकता है। खैर, तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दोनों जो है ना ये लूज करेंगे, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना उनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जब ये वाले, 1 मिनट अजान का वेट कर लेते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और इनके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा, इन पे +1 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, और मेरे बेटे जिनके ऊपर, हाँ इनको देखो, इसके आखिरी शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाले 2 गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे, और इनके आखिरी शेल में 7 हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन। तो जब ये गेन करेंगे तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो इन एलिमेंट्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जी, तो वो कहना चाहता है हमारी बुक वाला कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है। ये वाले 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, मतलब अल्कली मेटल्स 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और ये वाले 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 7 के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड बन सकता है, और ग्रुप नंबर 2A और 6A के दरमियान भी बॉन्ड बन सकता है। यानी सेकंड वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और 6 वाले 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो इनके ऊपर +2 का चार्ज, इनके ऊपर -2 का चार्ज, और ये आपस में जुड़ेंगे जिस तरह से NaCl जुड़े हैं और बांड बनाएंगे, अपने आप को क्या कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे चूंकि कट रहा है तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो वो NaCl बना देते हैं जो कि सोडियम क्लोराइड है। तो मेरे बेटे आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है और केमिकल बॉन्ड की मेन कितनी 2 टाइप्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, और फिर उनकी क्या टाइप्स हैं, क्योंकि हमारा ये चैप्टर बॉन्डिंग के ऊपर ही है और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चे ये गिला करते होते हैं कि हमें ये चैप्टर समझ नहीं आता या बहुत मुश्किल लगता है। तो बेटा जानी, अगर आप तरीके से डेली और एक लेक्चर को तवज्जो से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही, मैं तो समझता हूँ ये रट्टे से आज़ाद चैप्टर है। इसका अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए और आपको लिखना आता हो तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो आखिरी बात क्या होती है, प्यार करते रहिए अपने आप से, अपने घर वालों से, अपनी किताबों से और अपनी सेहत से। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।